जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 17 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 40 जीके के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका सभी पेपर जो है मिक्स रहेंगे। जैसे कि आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, अन्य की एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये आपका मिक्स टॉपिक होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का इस टॉपिक को। आज का इस वीडियो को हम लोग देखते हैं और आपको बता दें कि आपका परीक्षा का डेट भी घोषित हो चुका है और मार्च के अंतिम सप्ताह में जो आपका परीक्षा होने वाला है। तो सभी लोगों को डेट तो पता ही होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो और सारे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है स्पेशल उत्पाद सिपाही प्रैक्टिस सेट है और आपके परीक्षा के लिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल से देखिए, पूछ रहा है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 500 रुपया के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किस चीज़ का चित्र बना हुआ है। हर किसी के पास 500 रुपया का भी जो है नोट हर किसी के पास होगा। उसमें आप देखेंगे कि उसका जो 500 रुपया का जो नोट है उसका जो पिछला भाग है वहाँ पर ना एक चित्र बना हुआ है। वो चित्र किस चीज़ का है? हालांकि सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा लाल किला का। महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 500 रुपया के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर लाल किले का चित्र जो है चित्रित किया गया है। चलिए, नोट से संबंधित आपको सवाल पूछ देगा। 500 का पूछ देगा, 200 का पूछ देगा, 100 का, 10 का, 50 का, 20 का, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक बार आप लोग नोट वाला जितने भी नोट है ना, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा नोट में कहाँ का चित्र बना हुआ है। समझे? उसके बाद देखिए 2 नंबर सवाल, खाली स्थान है, फिर लिखा है नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। यहाँ पर 4 नदी का नाम दिया गया है। रंगीत नदी है, गोदावरी नदी है, भीमा नदी है और बेतवा नदी है। अब ये जो 4 नदियाँ हैं, इसमें से कौन सी नदी है जो मालवा के पठार से होकर के बहती है? तो देखिए हम लोग इसका सही आंसर करेंगे बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है मालवा के पठार से होकर के बहती है और बेतवा नदी को जो है मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम है बेतवा नदी का, कि मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आप लोग करेंगे बेतवा नदी। और बेतवा नदी ही एक ऐसा नदी है जो मालवा के पठार से होकर के बहती है। समझ गए? और आपको बता दें कि इसमें एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। माता टीला बांध, जिस एक जो है बांध का नाम है, जिसका नाम है माता टीला बांध। और ये जो बांध आपका है, ये भी आपका बेतवा नदी के ऊपर ही बना हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में स्थित है। तो बेतवा नदी से हमने आपको 3 क्वेश्चन बता दिया। हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी मालवा के पठार से होकर के बहती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। उसके बाद देखिए 3 नंबर का सवाल है, पूछ रहा है कि 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था? 3 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे 11वीं। क्या करेंगे? 11वीं। और इसका जो आपको बता दें कि 21वीं शताब्दी में जो है वैश्विक वित्तीय संकट भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, जो समय था, वो कब से कब तक था? तो 2007 से लेकर के 2012 तक था। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखिए, इतिहास से संबंधित सवाल पूछ रहा है आपको कि उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? किनको याद करते हैं हम लोग? तो उस्ताद अकबर अली खान। कौन सा वाद्य यंत्र के लिए इनको याद किया जाता है? तो करेक्ट आंसर करेंगे हम लोग सरोद। उस्ताद अकबर अली खान को सरोद संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए जो है सो याद किया जाता है। और इनका संबंध जो है भारतीय संगीत की हिंदुस्तानी परंपरा से था। और उन्हें जो है भारत सरकार द्वारा 1967 में, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार की तरफ से 1967 ईस्वी में पद्म भूषण और 1989 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। समझे? तो उस्ताद अकबर अली खान का संबंध सरोद से है और इनको 2 बार जो है सम्मान दिया जा चुका है। 1967 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण। इसको आपको याद रखना है। 5 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? प्रवाह अवधारणा नहीं है। प्रवाह मतलब इसका अंग्रेजी आप देखेंगे तो फ्लो। ठीक है, मतलब चलने वाला चीज़ एक तरह से कहिए तो ऋण पर ब्याज व्यय है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में है किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या। ऑप्शन सी में है किसी निगम का लाभ और ऑप्शन डी में है किसी फर्म का उत्पादित। तो देखिए 5 नंबर का अगर यदि हम सही आंसर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या जो है इनमें से एक प्रवाह अवधारणा नहीं है। अब ये क्यों नहीं है तो समझिएगा। देखिए, किसी कारखाने में जो प्रयुक्त मशीनें होती है ना, वो एक संख्या, वो मशीनों की संख्या जो एक प्रवाह अवधारणा नहीं होती है।
किसी कारखाने में उपयोग में की जाने वाली मशीनों की संख्या एक स्टॉक अवधारणा होता है। क्या होता है? स्टॉक अवधारणा। वो क्या है? फिक्स रहता है। मशीन जो है एक स्टॉक हो जाता है एक तरह से कहिए तो, है कि नहीं। और जो उस संसाधन के परिवर्तन या प्रवाह की दर के बजाय समय में एक विशिष्ट बिंदु पर संसाधन की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर यदि हम बात करें प्रवाह की, तो प्रवाह के कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे कि आय हो गया, व्यय हो गया, ब्याज हो गया, आयात निर्यात हो गया, मूल्य ह्रास हो गया, माल सूची हो गया। ये सारे प्रवाह हैं, जबकि कारखाना में प्रयुक्त मशीनों की संख्या प्रवाह का अवधारणा नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। तो अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 6 नंबर में। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? अब जो हमारा संविधान है, इसका राजनीतिक भाग जो है कहाँ से लिया गया है? तो 6 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन सी, ब्रिटिश के संविधान से। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग जो है मुख्यतः ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अब आपको बता दें कि संविधान से बारे में एक दो चीज़ यहाँ पे आपको बता देते हैं कि भारत का जो संविधान है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत का जो संविधान बना है ये सिर्फ भारत का सब कुछ अपना नहीं है, बहुत ही अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर लिया गया है। समझ गए? क्या है? बहुत अलग अलग जगहों से यहाँ पे बहुत कुछ लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये में दिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो बहुत सारे जगहों को जोड़ा गया, वहाँ से उन लोगों का क्या किया गया, बहुत सारी चीज़ों को जो है कॉपी किया गया। कॉपी करने के बाद हमारा संविधान में लिखा गया। उसके बाद देखिए आयरलैंड का संविधान है, तो आयरलैंड के संविधान से भी लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रिटेन का संविधान है, तो ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है विधि शासन। समझे ना? तो बहुत कुछ है यहाँ पर। तो राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया था? इसका हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे ब्रिटिश संविधान से। उसके बाद देखिए अमेरिका से भी लिया गया है। अमेरिका जो संविधान है अमेरिका का, यहाँ से भी भारत में लिया गया है। मूल अधिकार यहीं से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का अधिकार भी, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का भी विधि विधान यहीं से लिया गया है, अमेरिका से। तो समझें? तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को कॉपी किया गया है अलग अलग देशों से, और फिर हमारे संविधान में इसको लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, विदेशी यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से आया था? 7 नंबर का जो हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन सी करेंगे। मोरक्को का निवासी था जो इब्न बतूता जो था, ये जो है मोरक्को का निवासी था और मोरक्को से ही आया था। मध्य एशिया के मार्ग से होकर जो है ये हमारा भारत जो है 1333 ईस्वी में पहुंचा था स्थल मार्ग से। और ये सबसे पहले कहाँ पहुंचा? सिंध पहुंचा था। सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? सिंध प्रांत में ये पहुंचा था 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया। और इब्न बतूता ने जो है एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताब उल रहला। अरबी भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया था और उन्होंने जो है इसी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण भी प्रस्तुत किया था। समझे? तो ये था आपका इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, 1333 ईस्वी में आया था और सिंध प्रांत में पहली बार आया था। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 8 नंबर सवाल संविधान से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर क्या है ना कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो ये कहता है किसी व्यक्ति को कि उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित की प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा कोई उसको वंचित नहीं कर सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हम लोग करेंगे ऑप्शन डी करेंगे, अनुच्छेद 21। भारत का संविधान जो अनुच्छेद 21 है इसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिससे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। समझे? तो ये था आपका अनुच्छेद 21 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका है, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? 2022 का जो फीफा जो वर्ल्ड कप होता है ये फुटबॉल का मैच होता है। समझे? कौन सा क्या चीज़ का होता है? तो फुटबॉल का मैच होता है फीफा वर्ल्ड कप। 2022 में आपका अर्जेंटीना ने जीता था। 2022 में अर्जेंटीना ने जीता था और अर्जेंटीना ने पता है आपको कितने सालों के बाद जीता था? 36 वर्षों के बाद।
36 वर्ष के बाद जो है अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप को जीता था। अच्छा, ये जो मैच हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो दोहा एक जगह है, दोहा, ठीक है, दोहा ऐसे लिखाएगा, दोहा है जहाँ पर लुसियाल स्टेडियम है, वहीं पर जो है फाइनल मैच हुआ था और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना ने किसको हराया? फ्रांस को हराया और इन्होंने अपने खिताब अपने नाम पर किया था। 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके दोहा में जीता था 36 वर्ष के बाद। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के क्षेत्र में होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है NSG 1 का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? 10 नंबर का सही उत्तर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए अगला सवाल है वाई इंडिया मैटर्स, एक पुस्तक है और इस पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वाई इंडिया मैटर्स के लेखक हैं S जयशंकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी कहाँ है? भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, इसकी राजधानी की अगर यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है नेपिडो। ये क्या है? नेपिडो इसकी राजधानी है। और जानते हैं नेपिडो इसकी राजधानी कब बनी? 2005 ईस्वी में। इसके पहले इसकी राजधानी दूसरा था। अगर यदि इसका पहले वाला राजधानी आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि प्रश्न संख्या 12 का पहले का राजधानी म्यांमार का ये था और अभी तो जो है उसका आंसर हमने बता दिया नेपिडो। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर यदि आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट इसी तरह का लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह में 7 बजे हमारा साइंस का आ रहा है डेली प्रैक्टिस सेट, और जो शाम का 7 बजे है, शाम का 7 बजे में किसी दिन आपको जीके का मिल जाएगा और किसी दिन झारखंड जीके का मिल जाएगा। समझ गए? तो हम मिक्स करके आपको सभी तरह का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं और आप लोगों को जो है इसका फ़ायदा उठाना है। समझे? तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक भी कर दिए होंगे, प्लीज़ एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा। आप लोग का जो लाइक हम देखते हैं ना, इसी की वजह से ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। और जिस वीडियो में लाइक नहीं आता है ना, लगता है कि पता नहीं बेकार हो गया क्या मेहनत मेरा, तो आप लोग चलिए एक लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने जनसंपर्क के लिए एक इथी चलाया था जिसका नाम था भारत जोड़ो न्याय यात्रा। किस राज्य से 14 जनवरी को प्रारंभ किया था? अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप सभी लोगों को पता है कि राहुल गांधी के द्वारा इसको चालू किया गया था कांग्रेस पार्टी से। देखिए इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन सी करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी करेंगे, जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा ध्यान से अगर समझिएगा, जम्मू कश्मीर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसका थोड़ा देखिए आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर। 14 जनवरी 2023 को मणिपुर के थोबल एक जगह है, वहाँ से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी ने जनसंपर्क के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ किया था। समझे? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 14 नंबर, वर्ष 2022-23 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? 14 नंबर का सही आंसर हम लोगों को देना है और इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश करेंगे। सबसे अधिक जो दूध का उत्पादन हुआ था 2022-23 में उत्तर प्रदेश में था, और उत्तर प्रदेश ने अकेले जो है 15.2% का योगदान दिया था। पूरे दूध उत्पादन में से 15.2% का योगदान अकेले उत्तर प्रदेश ने दिया था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन कहिए या फिर मापन कहिए, किसके द्वारा किया गया? ये देखिए बहुत पुराना सवाल है और इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग चलेंगे। उसके बाद देखिए 16 नंबर का, ये भी बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन बनी थी? 16 नंबर का देखिए क्या आप लोग आंसर करेंगे? सरोजिनी नायडू करेंगे। आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि सरोजिनी नायडू जो थी ये भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी, ठीक है। भारत में कोई भी महिला में से प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और ये जो बनी थी, इन्होंने जो है पदभार कब ग्रहण किया था? तो 15 अगस्त 1947 को ग्रहण किया था और ये 2 मार्च 1949 तक अपना पद को इन्होंने संभाला था। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगला सवाल देखिए 17 नंबर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी पूछ रहा है।
और सबसे लंबी नदी जो है वो आपका गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। 18 नंबर सवाल है कि भारत का अर्थव्यवस्था कैसी है। तो सभी लोगों को पता है भारत की जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो आपका विकासशील अर्थव्यवस्था है। पूरा विकास हुआ नहीं है, अभी विकास हो ही रहा है, समझे, इसीलिए इसको कहा जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था। उसके बाद देखिए 19 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि नीली क्रांति से किस चीज़ का संबंध है। तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य पालन क्षेत्र में पूर्ण विकास के माध्यम से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना ही नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, मत्स्य उत्पादन जो है और नीली क्रांति का आपको एक संबंध बता देते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। शॉर्ट ट्रिक जिसको हम लोग कहते हैं, मत्स्य और नीली, इसमें क्या कनेक्शन है ताकि आपको याद रह जाए। नीली क्रांति ऐसे लिखाएगा ना, नीली क्रांति। देखिए मछली कहाँ पे रहती है, तो पानी में रहती है, और पानी का रंग कैसा होता है, नीला रहता है। तो मछली हो गया, मछली से आपको पानी याद रखना, पानी का कलर नीला। ये तीन चीज आप याद रखेंगे। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से, दोनों आपको बहुत ही बढ़िया याद हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। भारत का कौन सा राज्य है जहां पर एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र यानी कि फैक्ट्री सबसे अधिक संख्या में उपस्थित है, उपलब्ध है। सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा, भारत का जो उड़ीसा राज्य है यहाँ पर एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। डेली शाम के 7 बजे हमारा ये वीडियो आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसका अगला पार्ट देखने के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना या फिर कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। तो 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्ज्वला योजना सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश ने हाल में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है ALOS 4 को लॉन्च किया। 22 नंबर का देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा थाईलैंड। आपका जो थाईलैंड है, इन्होंने क्या किया है, पृथ्वी अवलोकन उन्नत उपग्रह जिसको ALOS 04 कहा गया, जापान ने 1 जुलाई 2024 को लॉन्च किया। और इस उपग्रह का एक अन्य नाम है जिसका नाम है दाइची 4, समझे। तो सही उत्तर जापान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, थाईलैंड नहीं होगा, सॉरी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसका पूरा नाम क्या हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका एक प्रतिमा स्थापित किया गया है जो सबसे ऊंची है, और ये इसका जो प्रतिमा स्थापित किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, तो किया गया है विजयवाड़ा में। दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति बनाई गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जो बनाई गई है, इसका अनावरण हुआ था 19 जनवरी 2024 को, और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया था। और इस प्रतिमा की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 206 फीट, कितनी, 206 फीट है। और इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, समझे। तो विजयवाड़ा सही उत्तर हो जाएगा। 206 फीट ऊंचाई है, इसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, जो 19 जनवरी 2024 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। विजयवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, समझ गए। चलिए इतना सवाल आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला कौन सा राज्य में स्थित है। 24 नंबर का सही उत्तर हम लोग करेंगे महाराष्ट्र में। घोड़बंदर का किला महाराष्ट्र में स्थित है। यह जो है उल्हास नदी के दक्षिण में पहाड़ी पर स्थित है, और इस किले का निर्माण जो है पुर्तगाली शासक जो था उन्होंने करवाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है। 25 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन ये, विश्व बैंक ने। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जो है विश्व बैंक ने जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण करने के मामले में भारत पहले स्थान पर रहा है, समझे। तो ये बहुत क्या है, अच्छी चीज़ है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 26 क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, विश्व खाद्य अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, यही इसका विषय है।
विषय था, सॉरी। अगला सवाल देखिए 27 नंबर, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? देखिए 27 का सही उत्तर हो जाएगा अनुसुईया सेन गुप्ता। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में हुआ और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भारत की, जिनका नाम है अनुसुईया सेन गुप्ता, इनको जो है प्रदान किया गया। और अनुसुईया को यह पुरस्कार फिल्म के लिए दिया गया और फिल्म का नाम क्या था? द शेमलेस। और इसी मूवी के लिए इनको क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो भारत की हैं, इनका नाम है अनुसुईया सेन गुप्ता। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे 28 नंबर, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत का स्थापना किया गया था और ये कहाँ पर किया गया था? लंदन में। और इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या करेंगे? बी.डी. सावरकर। ठीक है, बी.डी. सावरकर लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक थे। अगला सवाल है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो 29 नंबर का सही उत्तर करेंगे हम लोग कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कौटिल्य कहिए या फिर चाणक्य कहिए, ठीक है, ये दोनों सेम नाम है। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसका सिर्फ नाम है, जबकि अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? राजनीति के विषय में लिखा हुआ। सिर्फ किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। समझे? तो आप लोग गलती और गलतफहमी में नहीं रहिएगा। अगला सवाल है भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? देखिए 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट स्थित है और जिसे जो है पैगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। अगर यदि उत्तरी बिंदु पूछा जाए, उत्तरी बिंदु, तो उसका नाम हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो उत्तरी बिंदु होगा। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, इसको ध्यान में रखिएगा भारत का। समझे? अगला सवाल 31 नंबर, इडुक्की बांध किस नदी पर बना हुआ है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इडुक्की बांध पेरियार नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला सवाल है भारत के मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? तो भारत का जो मूल संविधान था इसमें अनुसूचियों की संख्या था आपका ऑप्शन सी 8। ठीक है, 8 मूल संविधान 8 जो है अनुसूची थे भारत के मूल संविधान में। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 33, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का प्रावधान वर्णित है? देखिए 33 का हम लोग आंसर करेंगे भाग 3 में। क्या करेंगे? भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का प्रावधान वर्णित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 34 नंबर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल देखिए 35 नंबर, लौह अयस्क की प्राप्ति किस स्थान से की जाती है? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है तिरुचिरापल्ली ऑप्शन ए, इल्ली राजहारा ऑप्शन बी और बेलाडीला ऑप्शन सी। और यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी। जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तीनों जगह जो है यहाँ पर लौह अयस्क की प्राप्ति किया जाता है। उसके बाद देखिए 36 नंबर, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 36 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। अगला सवाल है रेगुर किसका नाम है? ये जो रेगुर है ये किसका नाम है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी का। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी जो है इसी को रेगुर कहा जाता है, या फिर रेगुर ही काली मिट्टी, या फिर कहिए काली मिट्टी ही रेगुर है ये। और जो है यहाँ पर काली जो मिट्टी है इसमें सबसे अधिक खेती क्या चीज़ का होता है? कपास का होता है। और सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो महाराष्ट्र में आपका होता है और गुजरात में होता है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक कपास की खेती होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। 38 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है 38 नंबर में कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? 38 नंबर का सही उत्तर करेंगे जीडीपी से। क्या करेंगे? जीडीपी से। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला सवाल है 39, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी भी कहा जाता है की स्थापना जो है किस वर्ष में हुआ था? 39 का हम लोग आंसर करेंगे 1964 ईस्वी में। अगर ये प्रीवियस वीडियो देखे होंगे हमारा
प्रीवियस वीडियो हमारा देखे होंगे तो वहाँ पे 4 पार्टी का हम लोगों ने देखा था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस था, ये आपका मार्क्सवादी पार्टी था, उसके बाद जेएमएम था और बीजेपी था। इन सभी पार्टियों का स्थापना वर्ष हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को तो देखे ही होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 40 नंबर, और ये वीडियो का अंतिम सवाल भी है। भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है वो कौन सा है? तो सबसे शुष्क स्थान यहाँ पर दिया गया है बीकानेर, लेह और जैसलमेर। लेह तो होगा नहीं क्योंकि सबसे ठंडा प्रदेश है वहाँ पे लेह में, लेह और लद्दाख। अब बच गया बीकानेर और जैसलमेर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है जैसलमेर है। ठीक है, और ये जगह कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है, समझे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कितने प्रश्न को देख लिया? 40 प्रश्न। अगर यदि इसका अगला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा जब वीडियो आएगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हमारा वीडियो आ गया है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।